हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, अगर आप सीईटी 2024 को एम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आजकल सीईटी 2023 के जो आपके एग्जाम हुए थे, प्रीवियस ईयर जो भी आपका सीईटी का अभी तक एग्जाम हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का है चाहे ग्रुप सी का है, मैं उनके मैथ पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 7 से 8 वीडियोज बना दी हैं, जिसमें आपके ग्रुप सी के प्री के और मेंस के और ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उन सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है उसका मेन मोटिव है हमारा जो सीईटी का ग्रुप डी का पेपर हुआ था 22 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हम मैथ का सेक्शन करेंगे। अगर आप सीईटी 2024 को एम कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप मैथ का जो सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर का, वो पिछले सारे साल का आप एक बार पढ़ लें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ का लेवल क्या है। दूसरा, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको कंसेप्ट दे रहा हूं जो सीईटी 2024 के लिए आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी वीडियोज आप एक बार जरूर देख लें। उसके बाद जब आप किसी भी बुक से पढ़ोगे मैथ तो आपको बेहतर समझ आएगा और साथ में आपको पता चलेगा कि आपको कितना मैथ पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भाई, सीईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जो आपका ये पहला क्वेश्चन है ये आपका डिस्काउंट का है। मैं हर टॉपिक का आपको थोड़ा सा बेस भी बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। मैंने सिर्फ आपको ट्रिक में कोई जादू नहीं दिखाना है, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% इज। ये बताया गया है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं जिनको बोलते हैं क्रमिक छूट। पहले एक छूट दी गई, उसके बाद दूसरी छूट दी गई। इस तरीके से जो टोटल डिस्काउंट बनता है, अगर मैं वो टोटल डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट में देना चाहता हूं तो वो कितना परसेंट बनेगा, आपने ये बताना है। इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, इससे आपको समझ आएगा कि आपने डिस्काउंट कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पर दिया जाता है। जो आपका मैक्सिमम प्राइस होता है, जो उसका अंकित मूल्य होता है वस्तु का, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैंने 1 मिनट के लिए ये एज्यूम कर लिया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, एमआरपी 100 रुपए है। तो उसमें ये गया है, ये बोला गया है कि पहली जो छूट दी गई है ना वो 20% दी गई है, उसके बाद फिर छूट दी गई है 10%। अगर मैं इस 100 रुपए में 20% की छूट देता हूं तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो आपका इसका एक डिस्काउंट बनेगा 20 रुपए। मैंने 100 रुपए की एक वस्तु मानी, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो वो 20 आया है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है जो अगला डिस्काउंट मिलेगा ना वो इस 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, उस 100 में से ये 20 चले जाएंगे, इस 80 पर मिलेगा। इसी को हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। अब जो अगला 10% का डिस्काउंट है वो इसके ऊपर है। अब 80 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो वो आएगा मेरा 8। इस तरीके से जो टोटल डिस्काउंट दिया गया है वो 28 रुपए का दिया गया है। टोटल वैल्यू वस्तु की 100 रुपए थी, पहला डिस्काउंट उसके पूरे अमाउंट पर दिया गया 20%, और 100 का 20% 20 ही होता है। जो अगला आपको डिस्काउंट दिया जाएगा वो इस अमाउंट पर नहीं दिया जाएगा, इस डिस्काउंट को घटाकर जो वैल्यू आ गई है 80 इस पर दिया जाएगा। 80 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो 8 आता है। इस तरीके से इन दोनों डिस्काउंट को देने पर जो कुल छूट बनी है वो 28 है। अब मैंने ये बताना है कि ये 28 जो है ये इसका कितना प्रतिशत है, यही एक अकेला डिस्काउंट हो जाएगा। और 100 का 28% ही होता है। इसका मतलब अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने की बजाय मुझे एक ही डिस्काउंट देना हो जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर हो तो वो आपका 28% होगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ये बिल्कुल बेस था। आपको इससे एमआरपी और डिस्काउंट का मतलब समझ आया कि सक्सेसिव डिस्काउंट हमने कैसा देना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एक फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज निकालने का, जो है आपका a प्लस में b प्लस में a इंटू बी डिवाइड में 100। अगर कोई भी दो सक्सेसिव परसेंटेज हैं आपके पास, आपने उनका टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये फार्मूला है हमारा। अब इसमें ए और बी की वैल्यू आपने जब भी रखनी है तो उसके
सिंबल के साथ रखनी है। अब देखो, या तो मैं आपको एक डायरेक्टली फार्मूला याद करा देता कि अगर आपने डिस्काउंट का टोटल निकालना है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, तो आप ये फार्मूला याद कर लो। अगर कोई दो चीजों को दो बार बढ़ाया गया है तो ये ऊपर वाला फार्मूला याद कर लो। ऐसे बहुत ज्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज ध्यान रखें, फार्मूला है आपका ये, बस आपने ये ध्यान रखना है वस्तु बढ़ाई गई है या घटाई गई है, उसका सिंबल उसके साथ लगाना है। अब ये बताइए, ये 20% इस 100 में बढ़ाया गया है या घटाया गया है? आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, ये 20% इसमें से घटाया गया है। डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि उस वैल्यू में से वो अमाउंट घटाना, इसका मतलब ये माइनस का है, तो ए की वैल्यू है माइनस का 20%। फिर बी 10% इसमें से घटाया है, तो 10% की भी वैल्यू है माइनस का 10। अब यहां पर क्या होगा, मैं माइनस का 10 और माइनस का 20 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस का 20 गुना 10 रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, ए को मान लिया है पहला परसेंटेज जो हमारा 20% था, और बी को मान लिया है दूसरा प्रतिशत, और उनका जो चिन्ह था वो उसके साथ लगा दिया, जो सिंबल था। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस के क्यों है? क्योंकि भाई डिस्काउंट दिया गया है, वो डिस्काउंट का मतलब है उसमें से कम किया जा रहा है। तो यहां पर तो हो गया ये -30, 20%, 10%। इसको अगर आप हल करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2%। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएंगे, आपका माइनस का 28% आ जाएगा। अब ये माइनस का 28% आने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, अगर किसी वैल्यू पर हम दो डिस्काउंट लगाएंगे 20% और 10%, तो वो टोटल 28% घट जाएगी, और आपका आंसर आ गया है 28%। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तरीका अगर आपको समझ आता है तो आप सीआई जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूरा उसी तरीके से चलता है, उस तरीके से आप उसको भी हल कर सकते हो। पहले ये इतना आपको समझ आ गया, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तीसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, हमारे पास दो परसेंटेज हैं, एक है 20% और एक है 10%। दोनों की फ्रैक्शन बना लीजिए। अगर मैं 20% में से प्रतिशत हटाता हूं तो बटे में 100 करना पड़ेगा, और 20 के बटे में 100 करेंगे तो 1/5 आएगा। ऐसे ही 10 का मैं प्रतिशत हटाऊं तो ये हो जाएगा 1/10। अब आपने क्या करना है, एक तो है हमारी इनिशियल वैल्यू और एक है हमारी फाइनल वैल्यू। हम ये मान के चलेंगे, जहां हमने टोटल वैल्यू स्टार्टिंग की 100 मानी थी, अब की बार बेस मानेंगे। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि वैल्यू जो थी ना पहले, वो 5 यूनिट थी। अगर 5 यूनिट में 20% घटाना है तो 5 का 20% 1 होता है, हमने 1 घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 1 चला गया 4। अब वो वस्तु 4 है। ये तो हो गया हमारा पहला डिस्काउंट। अब दूसरा डिस्काउंट लगाना है। अब की बार मैं उस वस्तु को मानूंगा कि अब वो वस्तु 10 हो गई है, जिस तरह पहले 100 से 80 हो गई थी। अगर वो वस्तु 10 हो गई है और 10 में से मैंने 10% डिस्काउंट लगाना है, तो 10 का 10% आएगा मेरा 1, यानी कि 1 घटाना है, तो हो जाएगा 9। अब दो इनिशियल वैल्यू आ गई है, दो फाइनल, दोनों को मल्टीपल करके एक अमाउंट बनाइए। इनिशियल वैल्यू मेरी टोटल आ गई है 5 गुणा 10 50, और फाइनल वैल्यू आ गई है 9 गुणा 4 36। कहने का मतलब पहले जो वैल्यू 50 थी वो दो डिस्काउंट देने के बाद 36 हो गई। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो वस्तु कितनी कम होगी है, इसका डिफरेंस आ गया है 14। वस्तु 14 कम होगी है, लेकिन आपने आंसर बताना था परसेंटेज में, तो 14 कम हुआ है कितने से? इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 50। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, 50 दूनी 100, तो भी आपका 28% आ गया। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको एक तरीके से भी बता सकता था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, लेकिन ये तीन चीजें बताने का मेरा कारण ये है, जो आप सीआई निकालते हो ना, वो पूरा इसी तरीके से निकलता है। यहां पर तो ये माइनस हुआ है, वहां पर प्लस हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ आया है तो जब हम सीआई पढ़ेंगे, बस देखिए ऐसा है, मैं आपको सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं। जब ये पेपर पूरे हो जाएंगे, 4-5 पेपर बचे हुए हैं आपके, जो अलग से मैं और करा सकता हूं, बाकी मैंने सारे करा दिए हैं। उसके बाद आप मेरी इन वीडियोस पर जिस भी चैप्टर का कमेंट करोगे मैं उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके हो ही गए हैं, इससे अलग आपकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस तक वो सारे आपको कराए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखिए, अगर आपने डिटेल से पढ़ना है तो देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखनी पड़ेगी।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका अगला। ये बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी इज 49.5। चार लगातार संख्याएं, चार क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी, उनका जो एवरेज है वो 49.5 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, बी और डी का अगर हम गुणनफल करें तो वो क्या आएगा, वो पूछा गया आपसे। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी की बताई गई है कि जो ए बी सी डी वैल्यू है ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याओं का मतलब ये है उनके बीच अंतर सिर्फ एक एक नंबर का ही है। जैसे कि एक है वैल्यू ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। अगर मैंने ए को x मान लिया तो लगातार संख्या का मतलब ये है b जो है वो x प्लस 1 है। जैसे कि आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, उन सभी के बीच एक एक का अंतर होता है। इससे अगली संख्या x प्लस 2, इससे अगली संख्या x प्लस 3। सबसे पहले हमने क्या किया, उन चारों संख्याओं को मान लिया। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। इनका एवरेज दे रखा है आपको। अब एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अगर मैं इन सभी का एवरेज निकालना चाहता हूं तो इन सभी को जोड़ूंगा और ये जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दूंगा। ये चार संख्याएं हैं। इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ गया है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको 49.5। ठीक है। अब ये चार यहां भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये चार उधर चला गया। ऊपर है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, 1 प्लस 2 3 और प्लस 3 6। ये चार उधर जाके गुणा हो गया। ये हो जाएगा आपका 4 5 20, 9 4 36 और 2 38, 3 4 4 16 और 3 19। ये हो गया आपका 198। ये 6 उधर जाके माइनस हो गया। 4x बराबर आ गया है 192। 198 में से 6 चला गया, 192 आ गया। 4 से इसको भाग कर दिया। x की वैल्यू आ गई 4 चौके 16, 4 अट्ठी 32। x जो आपका 48 है। अगर x की वैल्यू 48 है, इसका मतलब ये 49 है, ये 50 है और ये 51 है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि b और d का प्रोडक्ट कीजिए, b और d का गुणनफल कीजिए और आंसर बताइए। अगर मैं इन दोनों का गुणन करता हूं 49 और 51 का, यहां से गुणा करने से पहले आप एक बार ऑप्शन में देख लीजिए। मेरा यहां पर इकाई का अंक गुणा करने से 9 एकम 9, पीछे 9 आ रहा है। और अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 9 है। तो पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ गया है 24 और 99। ये इसका बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इस बेसिक से सिर्फ मैंने आपको ये बताया अगर लगातार संख्याएं दे रखी हैं तो उनको किस तरीके से मानना है। और डायरेक्ट अगर आप एवरेज के बराबर करते हो तो भी हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता था भाई, देखिए मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको इतना डिटेल से समझाऊं कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कर पाओ। देखिए एवरेज का एक रूल होता है, अगर इन चार संख्याओं का ये एवरेज है ना तो इसका मतलब ये है या तो ये संख्याएं ओड होंगी संख्याओं में या फिर सम होंगी। कहने का मतलब या तो ये चार संख्याएं होंगी तो सम है, या फिर ये 5 संख्याएं होंगी विषम है, या फिर ये 6 संख्याएं होंगी सम है, या फिर ये 7 संख्याएं होंगी विषम। यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी हैं जिन संख्याओं का आप औसत निकाल रहे हो, या तो वे सम हो सकती हैं या विषम। अब जैसे ये 4 संख्याएं हैं तो ये हमारी सम संख्याएं होगी हैं। अगर ये 5 होती तो विषम संख्याएं होती। अब आपने क्या करना है, एक एक संख्या को छोड़ते जाना है और बीच में चले जाना है। देखिए ये संख्या मैंने छोड़ दी, इधर से ये छोड़ दी। अब आपकी ये 2 संख्याएं बच गई हैं। अगर बीच में एक संख्या आ जाती तो वही हमारा एवरेज हो जाता। लेकिन ऐसे में अगर बीच में 2 संख्याएं आ गई है ना तो जो एवरेज है ना वो इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग किया गया है, वो है ये एवरेज। कुछ नहीं है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर वो संख्याएं लगातार हैं तो आपने कुछ नहीं करना, आगे पीछे से एक एक नंबर काटते रहो। बीच में या तो 2 संख्याएं आएंगी तो उन दोनों संख्याओं का एवरेज निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। या फिर बीच में अकेली एक संख्या बचेगी तो वही आपकी एवरेज हो जाएगी। और बीच में एक संख्या कब बचेगी, जब ये संख्या में ओड होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से संख्याएं कटेंगी, बीच में एक संख्या बचेगी। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं या फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करता हूं तो इसका आंसर आएगा मेरा 1 x जमा में 1.5 ये आएगा।
ये कैसे पता चला, आप करके देख लीजिए। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो x प्लस में 1.5 आ जाएगा, और इसी की वैल्यू आपकी 49.5 दे रखी है। ये उधर जाके माइनस हो गया और x की वैल्यू आ गई आपकी 48। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अगर मुझे ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता और मुझे ये पता है कि ये लगातार संख्याएं हैं, तो मैं कुछ नहीं लिखता, बस मैं लास्ट की 2 संख्याओं को पकड़ता, वर्बली उनका एवरेज निकालता, इसके बराबर करता और पहली संख्या निकाल लेता। पहली संख्या निकालने के बाद सब में एक एक जोड़ के सारी संख्याएं आ जाती और जो आपसे पूछा होता वो आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। भाई मैं पिछली 2 क्लासों में जब सीईटी के पेपर सोल्व करा रहा था तो मैंने नोट किया ये क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर करते हैं, बिल्कुल आपकी वैल्यू भी यही है। कभी वो आपसे अर्धवार्षिक संयोजित करके पूछ लेता है, कभी यूं का यूं। वैल्यू ऐसी कैसी है, मैं इसको आज तीसरी बार सोल्व करा रहा हूं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बात। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹8,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स ₹9,261। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए एक निश्चित समय में 5% वार्षिक दर से 9,261 हो जाते हैं। ये बोला गया आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए एक निश्चित समय में 9,261 हो जाते हैं जब ब्याज की दर 5% वार्षिक है और ब्याज भी वार्षिक ही संयोजित होता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये बोल रखा था कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, बस सिर्फ इतना चेंज था, और वहां पर 5% की बजाय ये 10% थी। अब यहाँ पर बोला गया आपको वार्षिक संयोजित होता है। अगर ब्याज भी वार्षिक संयोजित होता है और दर भी आपकी वार्षिक ही है तो हमने कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना क्वेश्चन हल कीजिए। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, मैं एक हाईफाई तरीका बता सकता हूँ आपको जो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको ऐसी बेसिक चीज बताना चाहता हूँ जो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे और एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको करके आओ। एक आपका बेसिक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। मैं इसी फार्मूले से इसको हल कर रहा हूँ। मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ, ये 2 लाइनें अगर मैं लिख के आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है। इसको आप शॉर्ट वे में मैं ट्रिक बोल के इसकी लास्ट की लाइन लिख के आपको वो भी चिपका सकता था। फिलहाल क्या करना है हमने, ये जो प्रिंसिपल है ये गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइड में p इक्वल टू 1 प्लस r। रेट की वैल्यू है मेरी 5, मैंने रख दिया साथ में, टाइम निकालना था वो ऐसे कैसे रख गया, ठीक है। अब जो हमारा अमाउंट है उसकी वैल्यू है 9261, प्रिंसिपल की वैल्यू है मेरी 8,000। बस इसको हल करना है। मैंने 5 से इसको भाग किया, 5 एकम 5, 5 से आ गया है ये 20, 20 एकम 20 और एक ऊपर वाला जुड़ गया है 21, ये आ गया है आपका 21/20 और बाहर है आपका टाइम, इधर है 9261 बटे में 8,000। बस अब आपने ये सोचना है कि मैं 20 की कितनी पावर करूं कि 8,000 हो जाए। ये आपको पता होगा कि 20 की अगर हम 3 पावर करते हैं तो 8,000 हो जाएगा, 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। अब अगर 21 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 आ जाएगा। इसका मतलब जो इनकी पावर है ना वो 3 होनी चाहिए, तो आपका टाइम जो है वो 3 वर्ष आ गया है। आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूले से आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई एक चीज बता दूं मैं आपको, मैथ में ट्रिक कुछ नहीं होती। ट्रिक का मतलब ये है कि कोई एक बेसिक फार्मूला है जिसके हमने पहले 2 स्टेप काट के उसको आपको चिपका दिया है। ट्रिक आपको तभी समझ आएगी जब आपको बेसिक पता है। अगर इस प्रकार के आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कुछ नहीं करना, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो रखना है और उसको परसेंटेज के फ्रैक्शन के बराबर करना है, वो आपको खुद से समझ आ जाएगा। लेकिन पहले आप एक बार बेसिक सीखें। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12, 15 और 18 इनसे पूरी भाग हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं ढूंढना, डायरेक्ट ऑप्शन से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपके 4 ऑप्शन में लिख रहा हूं,
पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है ये है आपकी तीसरी संख्या, और ये है आपकी चौथी संख्या। जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है बस वही अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है इन 4 में से, जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो जब इनसे पूरी पूरी भाग होती है तो इनसे पूरी पूरी भाग करके देख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तो ये इतनी छोटी वैल्यू है, आपको 18 की टेबल अगर आती है, आप 18 से भाग करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं 1 मिनट के मान के चलता हूं कि आपको 18 की टेबल नहीं आती, तो आप ऐसा कीजिए, 18 को आगे फर्दर तोड़ लीजिए। 18 को मैं बोल सकता हूं 9 गुणा 2। मैंने इसको 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लिया। ये इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे 9 और 2 की तो टेबल आती है ना, 9 और 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल भी पता है हमें, तो हम झट से इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये संख्या नीचे वाली इनसे भाग होती है तो 9 और 2 से भी भाग होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले 9 से भाग करके देखता हूं। संख्या 9 से भाग हो जाए, उसका रूल क्या है, उसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। इसका मतलब जिस संख्या के अंकों का योग 9 से छोटा है वो तो 9 से भाग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि 9 से भाग होने के लिए या तो 9 होना चाहिए या फिर 0, क्योंकि 0 सबसे भाग हो जाता है। ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना आपने, बस ये समझो कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब मैं इसके अंकों का योग कर रहा हूं, 2 आ रहा है, 2 तो 9 से भाग नहीं होगा भाई। अगर मैं इस संख्या के अंकों का योग कर रहा हूं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 भी 9 से भाग नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है 5 और एक 6 और एक 7, 7 भी 9 से भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको जोड़ोगे 8 और एक 9, 9 9 से भाग होता है, तो यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। अगर आप इसको डिटेल से निकालोगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसका तरीका ये है, आप पहले इनका एलसीएम निकाल लो, और जो एलसीएम के बाद वैल्यू आती है उस वैल्यू से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग करो। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे तो पूरी पूरी भाग नहीं होगी, तो नीचे शेष में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़नी है, जैसे कि 80 जोड़ना पड़ेगा, जिससे उस एलसीएम से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और तब आपका आंसर आएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन की डिटेल सीखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपके ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही हल होते हैं। 1 मिनट के लिए फर्ज करो ये 9 से 4 भाग हो जाते, चारों ही भाग हो जाते, फिर मैं क्या करता, फिर कोई और तरीका ढूंढता इसमें, भाई ये 2 से भाग हो जाएंगे, ये चेक करता, या फिर आगे 5 और 3 15 के फैक्टर करता। ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, या तो वो यहाँ चेक हो जाते हैं या फिर यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एलसीएम एचसीएफ का ही है। ये एलसीएम एचसीएफ का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्यों? अगर आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, अगर दो संख्याओं का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे कि दो संख्याएं आपकी 18 और 12, इनका आपने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है, इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। अगर मैं 9 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो 9 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, एक तो ये तरीका आपको पता होगा, दूसरा आप इसको 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लीजिए। 18 को मैं बोल सकता हूं 2 गुणा में 9, और 9 को आगे क्या बोल सकता हूं, 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर का मतलब ये है, ये नंबर ऐसे आने चाहिए जो किसी से भाग ना होते हो। अब ऐसे ही 12 के फैक्टर करने हैं, 12 के 2 को प्राइम नंबर होते हैं, 3 चौके 12, तो 3 तो ऐसे का ऐसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये आ गए हैं आपके इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर अगर आपको जैसे मैंने बोला ऐसे नहीं आते तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। अब एलसीएम निकालने का रूल ये है कि ये जो आपके फैक्टर दिए हुए ना प्राइम फैक्टर, उनकी बड़ी से बड़ी पावर जो दे रखी है वो लेनी है। कहने का मतलब, अगर मैं 3 को देखता हूं तो एक तो है 3 की पावर 1 और एक है 3 की पावर 2। अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो 3 की बड़ी सी बड़ी पावर लूंगा, और इसमें 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2। ऐसे ही अब 2 को चेक करेंगे, अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो 2 की बड़ी से बड़ी पावर लूंगा, यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां पर 2 की पावर 2 है, तो मैं बड़ी पावर लूंगा 2 की पावर 2। इस तरीके से निकलता है आपका एलसीएम। अगर आपने एचसीएफ निकालना हो तो आप छोटी से छोटी पावर लोगे, बड़ी से बड़ी नहीं, एलसीएम के लिए बड़ी से बड़ी और एचसीएफ के लिए छोटी से छोटी। अब मैं पहले 3 को चेक करता हूं, इनमें से छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, और 2 में से छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। इस तरीके से आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया है। ये आपका बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया,
इस तरीके से संख्याएं नहीं दी हैं, डायरेक्टली उनके प्राइम फैक्टर दे दिए आपको और आपको एचसीएफ बताना है। अब मैंने ये हल कर दिया है, आप उसको ऑप्शन से देख के भी हल कर सकते हो। जैसे कि चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपको 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर दे रखे थे, ये और ये, मैंने इनको मान लिया ए बी और सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको समझ आए ये अलग संख्या है, ये अलग, इसलिए मैंने इनको ये मान लिया। दूसरा, एक जो बीच वाली संख्या है बी, उसमें मैंने गलती से 2 की पावर 3 2 बार लिख दिया था, तो मैंने वो एक बार ही लिया है। अब आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो आप हर फैक्टर की कम से कम पावर लोगे। सबसे पहले मैं चलता हूं 2 पर, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 4 है। अगर एचसीएफ निकालना है तो 2 की कम से कम पावर लेंगे, और 2 की कम से कम पावर है 2 की पावर 2। अब इसी से मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि 2 की पावर 2 कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ पहले और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, बीच वाले में 2 की पावर 4 दिया हुआ है, तो वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो बी और सी तो चला गया, सिर्फ यही निकाल के। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं 3 पर। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है। इसमें सबसे कम पावर है 3 की, 3 की पावर 2। अब मैं इसको चेक करूंगा। अब दोनों में, ए और डी में, दोनों में ही 3 की पावर 2 है, यहां से हमारी बात नहीं बनी। फिर आगे चलते हैं, अब जाते हैं 5 पे। यहाँ पर 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। इनमें सबसे कम पावर है 5 की पावर 1। अब मैं चेक करता हूं 5 की पावर 1 कौन से में है, 5 की पावर 1 भी दोनों में है, ए और डी में। अब यहां से आगे, अब जो कॉमन थे वो तो मैंने ले लिए, अब जो कॉमन नहीं है अब उनकी बात आ गई है। जैसे कि मैं 7 देखता हूं, यहाँ पर 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, और यहाँ पर कोई भी 7 की पावर नहीं है। अब ऐसे में क्या करें, मैंने आपको पहले बताया था एचसीएफ निकालने के लिए हमने हर फैक्टर की कम से कम पावर लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप 7 की पावर 1 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 7 है ही नहीं है। अगर 7 नहीं है तो वो कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम 7 को नहीं ले सकते। आप ये समझें कि यहाँ पर 7 की पावर है लेकिन 0 है। 7 की पावर 0 का मतलब है यहाँ पर 1 है। 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1 है, और 7 की पावर 2 है। अगर आप यहां से लेना चाहते हो तो सबसे कम पावर मैंने 7 की पावर 0 लेना पड़ेगा, और 7 की पावर 0 का मतलब है 1। इसका मतलब अगर कोई कॉमन पावर नहीं है तो वो हमने इसमें लेना ही नहीं है। कब? एचसीएफ निकालते समय। अगर इसी का एलसीएम पूछा होता तो मैंने 7 की सबसे ज्यादा पावर लेनी थी, तो फिर आ जाता ये। कहने का मतलब जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम, ये तो ठीक ही है कि सबसे कम पावर लेंगे, लेकिन अगर वो वैल्यू तीनों में नहीं है तो वो नहीं लेनी। इसका मतलब ना तो हमने 7 लेना ना 11 लेना, और यही आपका आंसर है। बस अब आप ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ये आपके डी ऑप्शन में है, ए में 7 और 11 बेवजह गुणा कर रखा है। आंसर आपका डी है। शायद आपको समझ आ गया होगा, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन का है। मैं इसको आपको 2 तरीके से बता सकता हूं भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वीट एट ₹9.30 पर केजी इज मिक्सड विद अनदर क्वालिटी ऑफ वीट इन द रेशियो 8:7। इफ द मिक्सचर सो फॉर्म्ड बी वर्थ ₹10 पर केजी, व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ द सेकंड क्वालिटी ऑफ वीट। भाई 2 प्रकार के गेहूं, 2 क्वालिटी के गेहूं मिलाए गए हैं 8:7 में। 2 प्रकार की क्वालिटी के गेहूं मिलाए गए हैं 8:7 में। जो पहली क्वालिटी के गेहूं थे वो थे ₹9.30 के भाव के, वो ₹9.30 में 1 केजी आ रहे थे। जो दूसरे चावल हैं जो मिलाए गए हैं दूसरी क्वालिटी के, वो नहीं पता किस भाव के हैं, वही हमने निकालना है। और इन दोनों चावल को 8:7 में मिलाया गया है, और इनके मिलाने से जो मिक्स चावल बन के आए हैं उनका जो भाव हो गया है वो ₹10 पर केजी हो गया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एलिगेशन। जब 2 चीजों को मिलाया गया है तो या तो इन दोनों चीजों को दे देते आपको और रेशो पूछ लेते, या फिर आपसे रेशो दे दिया है, इनमें से कोई एक की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे। इसको हम एलिगेशन बोलते हैं कि 2 क्वांटिटी को मिलाकर एक क्वांटिटी बनाई गई है, तो उसका रेशियो अगर आपको दे दिया है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाना है, 10 में से
9.30 घटा दो। अगर 10 में से 9.30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, अब यहां पर क्या वैल्यू रखें वो कैसे पता चलेगा? 7 की वैल्यू 0.7 आ गई है, तो 8 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.8 होनी चाहिए। ये जस्ट कंपैरिजन है, रेशियो में कंपैरिजन करना है हमने। यहां से घटाकर जो वैल्यू आई है ना वो 7 यूनिट के बराबर है। 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया है कि यहां पर घटाने से 0.8 आया है। अब आप ये बताइए, ये मैं इसमें जोड़ूं या घटाऊं? एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर 10 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल बन गए हैं तो ऐसा कब हुआ होगा? ये चावल हैं 9 रुपए 30 पैसे के, इसमें अगर मैं कुछ ज्यादा वैल्यू के चावल मिलाऊंगा जो 10 से भी ज्यादा क्वालिटी के होंगे तभी तो भाव बढ़ा होगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो यहाँ बीच में वैल्यू आती है ना वो एक वैल्यू से तो छोटी एक वैल्यू से तो छोटी होती है और एक वैल्यू से बड़ी होती है। ये जो भाव है इससे तो छोटा है, इधर वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा कब होगा? जब ये इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 10.8। आपके दो प्रकार के चावल गेहूं थे, एक था 9 रुपए 30 पैसे पर केजी का, एक था 10 रुपए 80 पैसे पर केजी का, और इनको मिलाकर बना है हमारा 10 रुपए पर केजी। कहने का मतलब एक वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू बड़ी, तब इनके बीच का भाव बन के आ सकता है। तो एक तो आपका आंसर निकालने का तरीका है एलिगेशन, लेकिन दूसरा अगर आपको ये अटपटा लगा हो तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैं उसी को छोड़ रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं। आपको ये दिया हुआ था कि दो प्रकार के गेहूं हैं, एक का भाव ये है, दूसरे का मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, दोनों को मिलाकर ये भाव बन गया है और उनको इस रेशियो में मिलाया है। मैं 1 मिनट के लिए इसको रेशियो नहीं केजी मान रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी तरफ से मैंने ये मान लिया कि इस प्रकार के जो गेहूं मिलाए गए थे वो 8 केजी थे और जो इस प्रकार के मिलाए गए थे वो 7 केजी थे। यहां से अगर मैं कुल रुपए निकालना चाहता हूं कि मेरे कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो ये चावल खरीदे गए थे 8 केजी और 1 केजी का भाव है 9.30, तो 8 केजी का कितना हो जाएगा? 8 केजी का हो जाएगा 9.30, इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहां से आगे हैं इस प्रकार के गेहूं के कुल मूल्य प्लस में 7 केजी जो चावल खरीदे थे उनका भाव था एक्स। अगर यहां से मैं कुल पैसे निकालना चाहता हूं तो ये इतने आ जाएंगे। इस तरीके से कुल चावल जो आए हैं वो इतने रुपए के आए हैं। दूसरा, मैं कुल चावल का भाव और किस तरीके से निकाल सकता था? दूसरा इस तरीके से निकाल सकता था, जो अब टोटल मिल के चावल आए हैं ना उनका भाव 10 रुपए पर केजी है। और कुल चावल कितने थे? 8 केजी यहाँ पर, 7 यहाँ, 8 7 15 केजी। यहां से भी मैंने कुल रुपए निकाल लिए। भाई यहां से भी कुल रुपए निकाल ले, यहां से भी कुल, दोनों बराबर होने चाहिए। आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 3 8 24, 2 कैरी हो गए, 9 8 72 और 2 74, ये हो गया है 74.4। इधर आ गया है आपका 7x, ये हो गया है आपका 150। ये उधर जाके माइनस हो गया, 7x बराबर आ गया है 150 में से इसको घटाएंगे तो 0.6, यहाँ बच गया है 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर बच गया है आपका 14, 14 में से 7 गए 7। अब 7 से इसको भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 8 56। यहाँ से भी वही आंसर आएगा आपका। जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक्स मान के बता दिया आपको, वहां पर एलिगेशन मेथड बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ ए रेशो बी सो एज टू गेट द रेशो सी रेशो डी। ये बताया गया है कि दो नंबर हैं ए रेशो बी में, उन दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ा जाए कि जिससे उनका रेशो सी रेशो डी हो जाए, ये बोला गया आपसे। तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो दोनों में जो वैल्यू जोड़ी है वो x है, तो a में भी x जोड़ दिया हमने और b में भी x जोड़ दिया। भाई जो रेशो में लिखी है उनको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इनका जो रेशो बन गया है वो बन गया है c डिवाइड बाई डी। बस इतनी ही बात थी। a और b दो वैल्यू रेशो में थी, उन दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम संख्या क्या जोड़ी जाए कि रेशो सी रेशो डी हो जाए। तो वो सेम संख्या मैंने मान ली है x, दोनों में जोड़ दी और बराबर कर दी c और d के। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीपल करो तो आपका आंसर आ जाएगा। d को a के साथ गुणा किया ad, d को x के साथ गुणा किया तो ये जाएगा dx बराबर c को b के साथ गुणा किया bc और x के साथ गुणा किया cx। ये आ गया है।
डी एक्स उधर चला गया, बी सी इधर आ गया, ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी बराबर है सी एक्स माइनस डी एक्स। यहां पर ऐसे कैसे रहेगा, इधर से एक्स कॉमन आ गया है, अंदर बच गया है आपका सी माइनस डी, इधर ऐसे कैसे ए डी माइनस बी सी, ये सी डी इधर आ गया, डिवाइड में आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी ये ए डी माइनस बी सी डिवाइड में सी माइनस डी, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, आपका सी आंसर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो बोल रखा था क्वेश्चन में ऐसे कैसे किया और क्रॉस मल्टीपल किया और एक्स की वैल्यू निकाल दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड इन रेशो 3:5। एक नंबर को 2 रेशो में तोड़ दिया है 3:5 में। इफ द ग्रेटर पार्ट इज 75 देन द सम इज। एक सम है हमारे पास जिसको हमने 3:5 में तोड़ दिया है और उसमें से जो बड़ा पार्ट है उसकी वैल्यू है ₹75। तो आपसे पूछा गया है तो राशि बताओ टोटल कितनी है। सिर्फ आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। आप ये मान लो कि जो वो 2 वैल्यू थी जिनको तोड़ के बनाया गया है उसी को ओरिजिनल मान लो, उनमें से एक वैल्यू है 3 यूनिट और दूसरी वैल्यू है 5 यूनिट। अगर वो पूरी संख्या निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 3 + 5 = 8 यूनिट। कहने का मतलब 8 यूनिट हमारे पास एक संख्या थी, उसको 2 रेशो में तोड़ दिया, 3:5 में, और जो उसमें से बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू 75 रुपए है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के बराबर कर दो। 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आपको 75 दे रखी है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। जैसे ही यूनिट कम होंगी तो ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। आपसे पूछी थी वो राशि कितनी है, वो राशि कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान निकाल देंगे, जैसे यूनिट बढ़ेगी उधर जाके गुणा हो जाएगा, 8 × 15 120 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x जो है ना वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, और आपसे पूछा गया है कि देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये पूछा गया आपसे। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखें, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो पहले तो वो फ्रैक्शन में है नंबर। भाई 1 से भी छोटा तो नंबर फ्रैक्शन में आएगा ना। आपकी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है यहां से तो ये समझ आया कि वो नेगेटिव नंबर नहीं है, लेकिन अगर वो 1 से भी छोटा है तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि वो नंबर कोई फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन भी कैसी है, जो 1 से छोटा है। अब ऐसी कौन सी फ्रैक्शन हो सकती है, ऐसी दुनिया भर की फ्रैक्शन है। आप 0.9 मान लो, ये भी 1 से छोटा है। आप 0.8 मान लो, ये भी 1 से छोटा है। आप 0.7 मान लो। आप कितने भी संख्याएं मान सकते हो जो 1 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं। अब इसमें से मैं ये संख्या मान रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से मान ली है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, लेकिन वो इस स्टेटमेंट को ट्रू करती हो, 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो। तो 0.8 पे अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे आ जाएगा 10, 2 से भाग कर दिया, ये आ गया है आपकी फ्रैक्शन 4/5। और ये 4/5 क्या है, ये एक्स की वैल्यू है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक्स की वैल्यू रख दीजिए और फिर देखिए कौन सा बड़ा है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। पहले मैंने यहाँ रखा, पहले तो x की वैल्यू रख देता हूं मैं। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है आपकी डायरेक्ट 4/5, ये तो आ गया है ये। यहाँ पर क्या करना है, इसका वर्क करना है। अगर मैं इसका वर्क करता हूं तो 4 चौके 16, 5 5 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ये। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। अब तक इन ऑप्शन से मुझे पता चला कि x की वैल्यू जो है यहां से x और x की पावर 2 करने से 1 से छोटी आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू है 4/5, 4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये हल होके आएगा 5/4। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 1 के बटे में लिखा तो वो वैल्यू आ गई है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहां से मुझे पता चला अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये 1 से बड़ी है क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यहां तक मुझे पता चला ये नंबर जो है ना इन दोनों नंबर से बड़ा है।
अब अगले नंबर पे चलते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी किसका स्क्वायर करना है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 25/16। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा पलट के लिखूं फिर उसका वर्क करूं की बजाय मुझे पता है इसी का वर्क किया गया है और इसकी वैल्यू ये है, इसका वर्क कर दिया। अब मैंने अभी तक पता कर लिया था कि इन दोनों से तो बड़ा यही है, तो मैंने अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है। एक तो मेरा 5/4 है, एक 25/16 है। ये बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी बड़ी है, वही मेरा आंसर होगा। अगर दो फ्रैक्शन में आपने ये चेक करना है कौन सा बड़ा है, तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, 16×5 = 80, ये आ गया है 80। इसको उधर गुणा कर दीजिए, 25×4 = 100। जो नंबर बड़ा आया है वही फ्रैक्शन बड़ी है। 80 और 100 में से कौन सा बड़ा है, 100 है, तो यही फ्रैक्शन बड़ी है। और यहां से मुझे पता चला इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है, और यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। ये आपको समझ आ गया होगा, पूरी डिटेल से बता दिया है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है भाई। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। फिर आगे बोला गया है एंड बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। बी उसी काम के 2/5 भाग को 20 दिन में करता है, सॉरी 10 दिन में करता है। फिर आपसे आगे बोला गया है इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको काम कुछ भाग में करके दिखा रखा है तो पहले ये चेक करना है ये इंडिविजुअल इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, पूरे काम को कितने दिन में करेगा अगर ये पता करना है तो ये जो काम का भाग है समय के साथ पलट के गुणा कर दो, 3/1। यहां से मुझे पता चला ए अकेला काम को 15 दिन में कर लेगा। ऐसे ही बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। अगर मैंने ये पता करना है पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो बी के समय को इस काम के पार्ट से पलट के गुणा कर देंगे, तो यहां से आ गया है 25। यहां से मुझे पता चला है बी अगर अकेला काम को करेगा तो 25 दिन में कर देगा। अब ये टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब मैंने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा रखा है, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पर टाइम एंड वर्क की, आप वहां से देख सकते हो। मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी। अगर आपने ये निकालना है ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने क्या करना है, ऊपर तो इन दोनों के समय को गुणा कर दीजिए और नीचे इन दोनों के समय को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस। अगर ये बताना है कि ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे और इनका अलग अलग समय दे रखा है तो दोनों के समय को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे दोनों के समय को जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल कर दीजिए बस। ये हो गया आपका 5×8 = 40, 5×3 = 15, 25×3 = 75/8। आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 8×9 = 72, बच गए हैं आपके 3। 9 सही 3/8 आपका आंसर है ऑप्शन बी। आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मोटरिस्ट ट्रेवल्ड बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 65 किलोमीटर अपार्ट इन 2 hours 10 minutes, द स्पीड इन मीटर्स पर मिनट। भाई एक मोटर वाला है जिसको मोटर चालक बोलते हैं, मोटरिस्ट, वो 2 टाउन के बीच की दूरी ट्रेवल करता है जिनकी दूरी है 65 किलोमीटर। 2 टाउन है, एक है ए एक है बी, इनके बीच की दूरी है 65 किलोमीटर। इसको वो 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो मोटर वाहक की चाल बतानी है, चाल क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड निकालने का फार्मूला होता है आपका दूरी बटे में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है जो आपने आंसर निकालना है ना वो मीटर पर मिनट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो आपकी स्पीड आए वो किस यूनिट में आनी चाहिए, मीटर पर मिनट में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है दूरी को तो मीटर में बना लो और टाइम को मिनट में बना लो। ये है मेरा किलोमीटर में। अगर मैं इसको मीटर में बनाना चाहता हूं तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां से जो निकल के आएगा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 65,000 मीटर। ये मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर में आपसे पूछा गया था कि स्पीड मीटर पर मिनट में निकालनी है।
अब ये मीटर में आ गया है। इधर समय जो है वो घंटे और मिनट में है और मुझे चाहिए मिनट में, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। 2 घंटों को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो 120 हो जाएगा और 10 ये, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 130 मिनट। तो डिस्टेंस तो है ये और टाइम है 130 मिनट। अब जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी मीटर पर मिनट, बस इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 13 पंजे 65, ये आ गई है 500 मीटर पर मिनट। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। आपको समझ आ गया होगा, इजी ही क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के मैंने जब अभी तक के जितने भी आपके टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आपको सोल्व कराए हैं, सभी में एक एक क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना, आपको एक चीज और समझ में आती है कि जो आपका क्वेश्चन है उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, वो किस हिसाब से चल रहे हैं। भाई हर एग्जाम में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आसान आ रहा है, किससे मुश्किल, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। और मैंने अभी तक देखा है कि पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। और अगर आप पार्टनरशिप को पूरा सीखना चाहते हो और चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। A and B started a business by investing rupees 85,000 and 15,000 respectively। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने 85,000 रुपए लगाए हैं और बी ने 15,000। इन व्हाट रेशियो आउट ऑफ द फॉलोइंग देयर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद जो उनका प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशियो में होगा। इसमें एक ही फार्मूला होता है हमारा कि किसी भी पर्सन का अगर आपको प्रॉफिट शेयर निकालना है तो वो बराबर होता है कैपिटल मल्टीपल टाइम। वो कितने पैसे लेके आया था और उसने कितने समय के लिए लगाए, उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब दो बंदे हैं, एक है ए एक है बी। सबसे पहले कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ए कैपिटल लेके आया था 85,000 रुपये और बी कैपिटल लेके आया था 15,000। ठीक है, टाइम दोनों ने एक एक साल के लिए लगाया है, 12-12 महीने के लिए लगाया है। अब आपने क्या करना है, अगर ए का शेयर निकालना है तो ए का शेयर कैसे आएगा, ए की कैपिटल मल्टीपल ए का टाइम। ऐसे ही अगर बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में तो बी की कैपिटल और बी का टाइम। अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो शायद आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल का कैपिटल से रेशियो ले लो, टाइम का टाइम से रेशियो ले लो। इस तरीके से आपका प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने क्या किया, 3 0 से 3 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 से आ गया है 17, 12 1 कम 12, 12 1 कम 12। अब इनको गुणा कर लीजिए। कैपिटल है ए की 17 यूनिट और टाइम है 1, 17 एकम 17, 3 एकम 3। तो यहां से जो उनका प्रॉफिट का शेयर आ गया है वो आ गया 17:3। ऑप्शन सी आंसर है। ये फार्मूला है, इसमें डायरेक्टली रखने की बजाय हमने रेशियो में ले लिया ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस इसको हल करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। ये दोनों तो ऐसे कैसे हैं, ये ऐसे लिखा हुआ था लेकिन मैंने इसको नीचे वाले को चेंज करके लिख दिया ताकि ये इनकी सिमेट्री में आ जाए। मैंने क्या किया, प्लस में इसकी जगह ये वैल्यू लिखी हुई थी इनके साथ, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह तो आ गया है माइनस। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो नीचे वाले के सिंबल चेंज हो गए हैं। ये एक तो है माइनस का हो गया है और ये प्लस का हो गया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल करने से ये आता है तो सिमेट्री बन जाएगी। अब मैंने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे यहां से और यहां से, इन दोनों की अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो ये फार्मूला लग जाएगा आपका x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस 1 के। a + b इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनसे गुणा होके ये आएगा, यानी कि इन दोनों का बेस से गुणा होके ये आ रहा है और इधर भी ये है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल में है क्या है, ये है ये। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। मैंने इन दोनों को गुणा किया तो ये आया, इधर भी यही था। एलसीएम क्या होता है, सॉरी इन तीनों अगर आपने एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, ये इससे पूरा भाग होना चाहिए, इससे भी और इससे भी। ये हो रहा है तो इनका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। आप इसको डिवाइड करने की बजाय नीचे वाले को डिवाइड करो। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। ये शायद आपको पता होगा फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ये आ गया है। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो बचता है उसको ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं। तो ये आया है यहां से, तो इनकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं।
तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, इससे ये कट गया है, ये बच गया है, इसको इसके साथ गुणा किया, x गुणा में x, x की पावर 2, x को 1 के साथ गुणा किया x। उधर इसको अगर इसके साथ भाग करता हूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1। यहां पर ये दोनों सेम है, इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, x प्लस एक्स 2x, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x, नीचे वाला ऐसे कैसे, मैंने सिर्फ इन दोनों x को जोड़ लिया, 2x यहां पर प्लस का है, यहां माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया है आपका x की पावर 2 माइनस 1, नीचे भी बच गया है आपका x की पावर 2 माइनस 1, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लेके जोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 3 कैन बी कट आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 18 सेंटीमीटर। ये बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी भुजा या किनारा 18 सेंटीमीटर का है। एक इस प्रकार का क्यूब है आपका, जिसकी जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है। इससे छोटे छोटे क्यूब काटे गए हैं जिनकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। इससे छोटे छोटे क्यूब काटे गए हैं जिनकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि अगर इस क्यूब में से ये छोटे क्यूब काटे जाएं तो कितने कटेंगे। देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, एक बड़ी आकृति में से काट के छोटी आकृतियां बनाई गई हैं, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों का जो आयतन है वो बराबर रहेगा, क्योंकि इसी में से ही काट के इसको बनाया गया है। अब ये है आपका बड़ा घन क्यूब। क्यूब का आयतन कैसे निकलता है? क्यूब का आयतन निकलता है a की पावर 3। तो a का मतलब है यहाँ पर साइड, तो बड़े क्यूब की साइड है 18, तो इसका आयतन निकलेगा 18 गुणा 18 गुणा 18। इधर इन सभी क्यूब का जो आयतन आएगा वो एक क्यूब का नहीं, एक क्यूब तो छोटा सा है, इससे जितने भी क्यूब बनेंगे उनका आयतन इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी से काट के बने हैं। तो एक क्यूब का आयतन निकलेगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इसी तरीके से, और गुणा में जितने ये क्यूब होंगे। भाई मुझे पता ना कितने क्यूब आएंगे यहाँ से, एक क्यूब का आयतन गुणा में जितने भी क्यूब हैं ये बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3 से इसको काट दिया 6, 3 से इसको काट दिया 6, 3 से इसको काट दिया 6, 6 को 3 बार गुणा किया 216, x की वैल्यू आ गई आपकी 216। इसका मतलब अगर इस बड़े क्यूब से छोटे क्यूब काटे जाएंगे तो 216 क्यूब बनेंगे और आपका आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में √3 और √2 की वैल्यू दी हुई है और आपने इसको हल करना है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन में नीचे रूट हो तो हम उसको नहीं रखते, उसको हम कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। उसको कैंसल आउट करने का तरीका होता है हर का प्रमेयकरण, रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम। कैसे? जो नीचे वैल्यू आई है ना उसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। मैंने क्या किया, जो ये रूट में 2 वैल्यू थी इनका सिंबल चेंज किया, प्लस से माइनस लिया, ऊपर भी गुणा कर दिया नीचे भी गुणा कर दिया, आपस में कट के एक ही आएगा, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे एक के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो ये ऐसे कैसे रहेगा ऊपर, तो नीचे क्या होगा, नीचे ये फार्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कहने का मतलब हमने ये तो हमारे पास दिया हुआ है, मैंने ये करना है। a है √3 का वर्क करेंगे पूरा 3 आ जाएगा। b है मेरा √2 का वर्क करेंगे ये भी पूरा 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो है √3 माइनस √2 और नीचे आ गया है मेरा 1। अब जो रूट वाली नीचे वैल्यू थी वो तो कैंसिल होगी, अब 1 आ गया है। ऊपर √3 माइनस √2 आ गया है और √3 की भी वैल्यू है मेरे पास और √2 की भी वैल्यू है, और उनको आपस में क्या करना है? घटाना है। तो इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 4 गए 8 और यहां पर बच गया है मेरा 2 में से 1 गया 1, यहां पर है 7 में से 4 गए 3, तो आपका आंसर आ गया है 0.318, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। भाई अब तक जितने भी क्वेश्चन थे इसके 15 के 15 मैंने आपको हल करा दिए हैं,
और सबसे बेस्ट अप्रोच से कराने की कोशिश की है, आपको ट्रिक भी बताई है और उसका डिटेल मेथड क्या होता है वो भी बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको बेहतर समझ आ रहा है और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।